नमस्कार। स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। पिछले वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था। सिंधु नदी तंत्र में हमने सिंधु नदी प्लस पंचनद और उसके दाहिने किनारे पे आके मिलने वाली उसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने पढ़ा। उसमें एक टॉपिक रह गया था दोआब। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सिंध सागर दोआब। ये दोआब क्या होता है? दोआब दो नदियों के बीच का वह उपजाऊ भाग होता है जिसमें दोनों नदियों के का जो जल है वो इसको सिंचित करता है। यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो अपना जो पंजाब है वो 5 नदियों के कारण इसका नाम पंजाब पड़ा है। तो ये जो दोआब है वो किन किन नदियों के बीच में है और उस दोआब को किस नाम से जाना जाता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, उसका दोआब। सबसे मुख्य दोआब वही दोआब है, उसको द दोआब बोलते हैं। ये गंगा नदी है और जमुना, ये दोनों रिवर के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है, इसको द दोआब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सिंधु नदी तंत्र में अगर देखें तो सतलज नदी और व्यास नदी, इनके बीच के दोआब को बिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। व्यास नदी और रावी नदी के बीच को बारी दोआब के नाम से जानते हैं। फिर रावी नदी और चिनाब रिवर के बीच के दोआब को रेचनद दोआब के नाम से जानते हैं। उसके बाद चेनाब और झेलम नदी के बीच को जेच दोआब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे झेलम का जे ले लिया और चेनाब का चे ले लिया, रावी का आर ले लिया और ऐसे ही ये सब बनाया गया है। यहाँ पे सतलज, एसटी का सतलज, व्यास का बीआई व्यास, ऐसे ही नाम लिया गया है। फिर यहाँ झेलम और इंडस रिवर के बीच में सिंध सागर दोआब। तो ये थे प्रमुख दोआब जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र शुरू करने से पहले हम इसके ड्रेनेज पैटर्न को जानेंगे कि ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है। तो गंगा नदी जो है एक सामान्य ढाल का को फॉलो ना करके जो पर्वत इसके बीच में आ जा रहा है उसको काट के ये बहती है। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। और इसमें जो सब टाइप है इसका, चूँकि हम इसको पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं इसलिए ये एंटीसीडेंट टाइप का है। तो ड्रेनेज पैटर्न में इनसिक्वेंट और उसका सब टाइप इसका एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती नदी है कहलाती है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ उत्तराखंड से लेके इधर यमुना जहाँ हरियाणा और दिल्ली से होके बहती है वहाँ, फिर राजस्थान, फिर इधर है मध्य प्रदेश, फिर इधर का छत्तीसगढ़ का थोड़ा हिस्सा, फिर इधर झारखंड का हिस्सा, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये इतना पूरा क्षेत्र इसका जो है अपवा क्षेत्र है, जिसको हमने कैचमेंट एरिया बोला था इंग्लिश में। जब हमने ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा था तो ये इसका गंगा नदी का कैचमेंट एरिया है। इसमें ये मेन नदी है, इसकी मुख्य नदी है गंगा नदी, और ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये था अपवा तंत्र के बारे में कि उसका ड्रेनेज पैटर्न क्या है और कैसा है। अभी हम उसके क्षेत्रफल की बात करें तो गंगा नदी का जो क्षेत्रफल है वो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी जहाँ से इसका उद्गम है वहाँ से लेके और जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में
गंगा दीप सागर के पास में जहाँ गिर जाती है वहाँ तक का इसका जो क्षेत्रफल है, अपर क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये किन किन राज्यों को अववाहित करती है, उनमें यहाँ उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, उसके बाद राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये सब राज्य हैं जिनको ये नदी अपवाहित करती है। यानी इन स्टेट के क्षेत्रफल को ये नदी अपवाहित करती है। अब इनमें हम देखते हैं इस नदी की लंबाई, किस किस राज्य में इस नदी की लंबाई कितनी है। ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इस नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है। जहाँ से गंगा नदी निकलती है वहाँ से और यूपी, उत्तर प्रदेश होके, बिहार होके और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी तक इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये प्रमुख रूप से 4 राज्यों में बहती है। यहाँ उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में पश्चिम बंगाल और उसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करके आगे चली जाती है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल तक इसकी लंबाई को हम मापते हैं इंडिया में कि यहाँ से यहाँ पश्चिम बंगाल तक इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि यहीं तक ये गंगा है। उसके बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक इसको हम गंगा रिवर बोलते हैं। अगर यहाँ से देखें तो उत्तराखंड में इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। उसके बाद में सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। उसके बाद में बिहार आता है, बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। टोटल मिला के 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। इसकी ढलान की बात करें तो यहाँ पे अम्बाला पड़ता है, अम्बाला कैंट जिसको बोलते हैं हम। अम्बाला जो है सिंधु नदी और गंगा नदी के जल को डिवाइड करने वाला एक विभाजक है यहाँ पे। तो वहाँ से और जहाँ ये गंगा सागर द्वीप तक गिरती है यहाँ तक इसका जो इसका क्षेत्र है वो 1800 किलोमीटर के करीब इसका क्षेत्रफल पड़ता है, 1800 किलोमीटर के लगभग। तो वहाँ तक के मैदान की इसकी जो ढलान है वो 300 मीटर और 1800 किलोमीटर पड़ती है। यानी 6 किलोमीटर के एरिया में हम जाएंगे तो 1 मीटर का ढलान हमें मिलता है। और यही कारण है कि ये नदी जो है बहुत बड़े बड़े विसर्ग बनाती है और विसर्ग बना के बहुत सारे बहुत दूर के एरिया को पानी पहुंचाती है। क्योंकि ये जब लास्ट के अवस्था में आती है तो बड़े विसर्ग बनाती है तथा यहाँ के बहुत सारी वितरिकाओं में चेंज हो जाती है, अलग अलग इसकी शाखाएं निकल जाती है क्योंकि इसके पानी में वो वेग नहीं रह पाता। ये था इसका ड्रेनेज सिस्टम का टाइप, उसकी स्टेट वाइज लंबाई, उसके मैदान का क्षेत्रफल और किस किस राज्य को अपवाहित करती है, किस किस राज्य में कितना किलोमीटर बहती है। और ये जो गंगा नदी यहाँ बहती है, जब बारिश आती है उससे पहले ही इस नदी का जल बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे जो ग्लेशियर है, हिमालय के ग्लेशियर, ये गर्मी के टाइम में पिघलते हैं और पिघलने के कारण वो जल जो है गंगा नदी में आ जाता है। और इसी कारण बारिश आने से पहले जो ग्रीष्म ऋतु है उसके कारण जो पिघली हुई बर्फ़ है उसका पानी इसमें आ जाता है और बारिश के आने से पहले ही इसका जल जो है स्तर बढ़ जाता है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं इसमें, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, उसके बारे में। तो गंगा नदी जो है एक नदी ना होकर बहुत सारी नदियों के मिलने से उत्पन्न एक नदी है। इसमें एक नदी आती है भागीरथी रिवर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये मध्य हिमालय, लघु हिमालय को काटती हुई आगे आती है। फिर इसकी एक दूसरी शाखा जो है मंदाकिनी रिवर, वो केदारनाथ से निकलती है और
यहाँ के उसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी में मिलती है। तो ऐसे ही अलग अलग ट्रिब्यूटरी से आके ये गंगा बनी है। तो देखते हैं इसका ओरिजिन ऑफ गंगा की ओरिजिन इसका कैसे हुआ। तो यहाँ एक गंगोत्री ग्लेशियर है और यहाँ शतोपत ग्लेशियर है। यहाँ आप देख रहे हैं बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से एक शाखा निकलती है विष्णु गंगा के नाम से, और शतोपत ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा। ये दोनों आके यहाँ पे जोशीमठ नाम का स्थान पड़ता है, या इसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। यहाँ पे आके दोनों मिलती है। उसके बाद में ये दोनों की संयुक्त धारा आगे चलती है और रुद्र प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में ये आके ये 2 नंबर पे यहाँ पे नंद प्रयाग, यहाँ नंदाकिनी जो रिवर है वो आके मिलती है। यानी एक पे हो गया अपना विष्णु प्रयाग, नंबर 2 पे हो गया अपना नंद प्रयाग। हमारे यहाँ 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंबर 4 पे रुद्र प्रयाग, नंबर 5 पे देव प्रयाग। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आके यहाँ विष्णु प्रयाग पे आके मिलती है, फिर उनकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती है। उसके बाद में नंदाकिनी जो रिवर है वो आके इस धारा में मिलती है, और इस ये जो पॉइंट है इसको हम नंद प्रयाग कहते हैं, नंद प्रयाग में मिलती है। उसके बाद में ये धारा आगे चलती है, जिसको हम इस पूरी धारा को हम अलकनंदा रिवर के नाम से जानते हैं। ये अलकनंदा रिवर फिर आगे चलती है, आगे कर्ण प्रयाग में इसमें पिंडार नदी आके मिलती है। उसके बाद में ये अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है, यानी जलधारा जो अलकनंदा के नाम से जान जाती है आगे बढ़ती है। उसमें मंदाकिनी रिवर आके गिरती है, जो कि रुद्रप्रयाग में आके गिरती है। उसके बाद में अलकनंदा अपना जल लेके और भागीरथी से देवप्रयाग में आके मिल जाती है। उसके बाद में ये दोनों की संयुक्त धारा, यानी अलकनंदा रिवर की धारा और भागीरथी रिवर की धारा संयुक्त रूप से गंगा रिवर कहलाती है। तो यहाँ देवप्रयाग में आके दोनों मिलती है। उसके बाद में नंबर 6 पे ऋषिकेश है और 7 पे हरिद्वार। तो हरिद्वार में आके गंगा नदी जो है पहली बार मैदान में प्रवेश करती है। तो ये था ओरिजिन ऑफ गंगा, यानी गंगा का जो ओरिजिन है वो कैसे कैसे हुआ। यहाँ केदारनाथ में एक ग्लेशियर है, बद्रीनाथ का ग्लेशियर है। यहाँ पे केदारनाथ में मिलाम की ग्लेशियर है जहाँ से ये निकलती है, और बद्रीनाथ में ग्लेशियर है। यहाँ ये शतोपत ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। यानी गंगा नदी पूर्ण रूप से ग्लेशियर्स का ही जल है, जो कि शुद्ध जल होता है। अपने यहाँ गंगा को माता के रूप में पूजते हैं, और इसका जल जो बताते हैं कि काफ़ी दिनों तक स्वच्छ रहता है, ना इसमें कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं पड़ते हैं। पानी में जो कीड़े पड़ जाते हैं वो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, और गंगा की माता के रूप में अपने यहाँ पूजा की जाती है। अगला टॉपिक हम देखते हैं इसके बारे में, जो क्या क्या परियोजना चली। उसमें नमामि गंगे परियोजना एक शुरू हुई थी जून 2014 में, जो इसके संरक्षण के लिए चलाई गई थी। इसमें प्रमुख कार्यक्रम में इसके 2 मुख्य उद्देश्य रखे गए थे कि जो इसमें प्रदूषण हो रहा है, पहला तो ये था कि प्रदूषण जो हो रहा है उसको कम करना, और दूसरा इसका कायाकल्प करना और इसका संरक्षण कैसे किया जाए उसके बारे में सोचना। तो ये 2 इसके प्रमुख उद्देश्य थे नमामि गंगे परियोजना के। इसके अलावा 1995 में भी जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत नदी जोड़ो प्रोग्राम चलाया गया, और 1985 में गंगा एक्शन प्लान चलाया गया। तो ये थी इनकी प्रमुख परियोजनाएं। तो इनमें जो नमामि गंगे परियोजना जो चलाई गई जून 2014 में, इनमें जो प्रमुख स्तंभ थे, यानी किस किस पे काम होना था, वो प्रमुख स्तंभ है कि सीवर का जो पानी है उसको ट्रीट करके अच्छे से साफ करके फिर इसमें मिलाया जाए, और जो नदी का किनारा है उसका विकास किया जाए, नदी के आसपास का एरिया जो सतह का एरिया है उसकी सफाई की जाए, वहाँ पे जैव विविधता को अपनाया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, लोगों में जागरूकता फैला जाए कि इसमें प्रदूषण नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलाना है, और जो औद्योगिक
अपशिष्ट इसमें डाले जाते हैं, उन सभी के बारे में निगरानी रखना है और वहाँ डालने से कंपनियों को मना करना है कि ऐसा नहीं करना है आपको। और आय का 10 ग्राम की वहाँ स्थापना करनी है गंगा के नाम से। ये उसके प्रमुख स्तंभ थे जिनके तहत ये कार्यक्रम चलाया गया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज। गंगा की ट्रिब्यूटरीज में हम देखते हैं कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये गंगा रिवर है जो ब्लू कलर की दिखाई गई है। यहाँ पे ब्लू कलर की गंगा रिवर दिखाई गई है। इसमें कुछ नदियाँ जो हैं इसके बाईं ओर से मिलती है, कुछ नदियाँ इसके दाईं ओर से मिलती है। तो यहाँ पे एक देश पड़ता है नेपाल, ये नेपाल देश है। इस नेपाल देश को गंगा नदी का टावर बोलते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसी से निकल के इसमें अपना जल गिराती है, यानी जल टावर, पानी का इसका टावर ये कहलाता है। अगर गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज में देखें तो यमुना रिवर जो है वो सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर इसके दाहिनी छोर से निकलती है और प्रयाग यानी इलाहाबाद में आके इससे मिल जाती है। 1365 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है यमुना रिवर की। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि 6000 मीटर से ऊंचा है, यानी 6316 मीटर ऊंचाई पे लगभग है। ये बंदरपुर श्रेणी जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, यहाँ पे उत्तराखंड में बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और जो उसका पश्चिमी ढलान है उस तरफ से निकलती है। तो यही कारण है कि ये दाहिनी ओर से बह के गंगा में आके मिलती है। यानी हिमालय से निकलने वाली ये एकमात्र इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो कि इसके दाहिनी छोर से आके मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं चंबल रिवर। आप यहाँ देख सकते हैं चंबल रिवर। चंबल रिवर यहाँ मालवा के पठार से निकलती है और अपने साथ कुछ सहायक नदियों का काली सिंध और इनका बनास, इनका पानी लेके यहाँ इटावा के नज़दीक यमुना में अपना जल गिरा देती है। ये चंबल नदी राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे भी कुछ दूरी तक बहती है और ये यहाँ पे कोटा में गांधी सागर बांध बनाया गया है। इसी पे ही जवाहर सागर बांध बनाया गया है। यहाँ इसकी जो सहायक नदी है बनास नदी, ये अरावली को काट के चंबल में मिलने वाली एकमात्र नदी है जो कि अरावली को पार करके इसमें मिलती है। उसके बाद में ये बैतवा नदी आप देख रहे हैं, ये भोपाल के पास से निकलती है और यहाँ पे हमीरपुर में आके यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। एक और यमुना की सहायक नदी जो केन है, वो जो कैमूर पहाड़ी है विंध्या पर्वत की, या हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिसुला है उससे निकलने वाली ये नदी है केन। वो निकल के और चिला विलेज बंदा में जाके यमुना में गिरती है। यानी ये सारी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ना कि गंगा की। तो ये सब इनडायरेक्ट रूप से जो है गंगा की सहायक नदियाँ कहलाती है, डायरेक्ट रूप से यमुना की सहायक नदियाँ हैं। उसके अलावा यहाँ तमसा नदी है, फिर उसके बाद में यहाँ टोंस, फिर सोन, ये सब नदियाँ जो है अपना जल डायरेक्ट गंगा नदी में गिराती है। ये सब दाहिने छोर पे आके मिलने वाली नदियाँ हैं। तमसा नदी जो है ये सिरसा में आके अपना जल गंगा नदी में मिलाती है और सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो मेकाल पहाड़ी है वहाँ से निकल के और यहाँ पटना के समीप आरण नाम का स्थान है, वहाँ के गंगा नदी में अपना जल गिरा देती है। इसके अलावा दामोदर नदी जो बसती है, जो कि छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, बीच में से काटती हुई हुगली नदी में अपना जल गिरा देती है। तो ये थी दाहिनी छोर की
प्रमुख सहायक नदियाँ। अब हम पढ़ते हैं बाईं ओर से गिरने वाली सहायक नदियाँ। तो इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है, तो हम यमुना का नाम उसमें दर्ज करेंगे। और अगर पूर्वी सहायक नदी का नाम बोले तो महानंदा रिवर है जो कि इसकी सहायक नदी है। लेकिन अगर ऐसे बोल दे कि बाईं ओर मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो वो नदी कहलाएगी रामगंगा, ना कि यमुना। यानी यमुना दाहिनी ओर आके मिलती है और रामगंगा जो है बाईं ओर आके मिलने वाली नदी है। इस यमुना की जो सहायक नदी चंबल नदी है वो गहरे गहरे खड्ड का निर्माण करती है, जिनको हम रिवाइन बोलते हैं। चंबल खड्ड का निर्माण करती है, यानी अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा करती है। और ये राजस्थान में ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होके बहती है। ये नदियाँ हो गई। अब बाईं ओर की नदियों में रामगंगा नदी जो है गेरसन के निकट, यहाँ गेरसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी नदी है। और गंगा नदी में कन्नौज में आके अपना जल गिरा देती है। उसके बाद में अगली नदी आती है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी जो है वो मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है, फुलर झील से निकलती है, निकल के और सैयदपुर केथी के नज़दीक अपना जल गंगा नदी में गिराती है गोमती। उसके बाद में आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो अपना जल जो है छपरा के नज़दीक गंगा नदी में आके गिराती है। और घाघरा नदी शीश पानी नाम का गहरे गढ़ का निर्माण करती है, यानी एक महागाज का निर्माण करती है। इसका नाम है शीश पानी, जो नेपाल को काटने के टाइम में करती है। इसकी सहायक नदियों में शारदा नदी, जिसको काली नदी भी कहते हैं, सरयू नदी भी कहते हैं, जिसपे अयोध्या नगर बसा हुआ है किनारे पे, और इसका दूसरे नाम से जानते हैं कर्नाली, या ये जो घाघरा नदी है कर्नाली नदी के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद में अगली नदी आती है गंडक नदी। गंडक नदी जो है दो धाराओं से मिलके बनती है। पहली धारा को बोलते हैं काली गंडक और दूसरी धारा को बोलते हैं त्रिशूल गंगा। ये जो धौलाधार श्रेणी यहाँ पे है नेपाल हिमालय में, उसके पास से निकलती है, यानी धौलाधार यहाँ और माउंट एवरेस्ट इस तरफ, दोनों के बीच से यहाँ से गंडक नदी निकलती है। धौलाधार यहाँ, माउंट एवरेस्ट इधर, यहाँ पे अपना सिक्किम पड़ता है। तो यहाँ सिक्किम के पास कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, फिर यहाँ पे धौलागिरी। तो ये धौलागिरी के और दोनों के बीच से निकलती है और जो है सोनपुर के नज़दीक गंगा नदी में अपना जल गिरा देती है, जो कि पटना के पास है। उसके बाद में हमने ये जो घाघरा नदी के बारे में पढ़ा। घाघरा नदी जो है मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। उसके बाद में अगली नदी आती है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी को पूर्ववर्ती नदी भी बोलते हैं, क्योंकि कोसी नदी जो है हिमालय को काट के आती है और हिमालय को काटने के टाइम में बहुत सारा मलबा गाद अपने साथ लाती है और अपना ही मार्ग अवरुद्ध करके बिहार में बाढ़ ला देती है। इसलिए इस नदी को हम बिहार का शोक भी बोलते हैं। और जो कोसी नदी है ये दो धाराओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। पश्चिम की धारा को सोन कोसी बोलते हैं और पूर्व की इसकी जो धारा है उसको तुमुर कोसी बोलते हैं। और इसको नेपाल में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। तो अरुण नदी, तुमुर कोसी और ये सब मिलके सोन कोसी मिलके सप्तकोसी बनाती है और करुशेला के नज़दीक बिहार में ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद में सबसे पूर्वी सहायक नदी इसकी है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर यहाँ
दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और बांग्लादेश में गंगा नदी में आके मिल जाती है। ये थी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। अब गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है यहाँ उत्तराखंड के यहाँ से है और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में बह के गंगा सागर द्वीप के नज़दीक अपने यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन कौन सी मेजर सिटी इस नदी के किनारे पे बसी हुई है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो इसकी सहायक नदी है यमुना रिवर, उसके किनारे पे दिल्ली बसा हुआ है। फिर आगे चलते हैं तो आगरा बसा हुआ है, यहाँ आगरा फोर्ट इसी के नज़दीक, चंबल रिवर के नज़दीक, इसके यमुना रिवर के नज़दीक ही है। उसके बाद में गंगा रिवर पे हम देखते हैं तो कानपुर आता है, फिर इलाहाबाद आता है, वाराणसी है, उसके बाद में पटना है, उसके बाद में लास्ट छोर इसका फरक्का है। फरक्का के बाद में ये बांग्लादेश में आके गिर जाती है। फिर जो घाघरा है, घाघरा नदी की एक सहायक नदी है राप्ती नदी, उस पर गोरखपुर, जो योगी के सीएम है अभी श्री योगीनाथ, तो योगी आदित्यनाथ, तो उनका जो मठ है यहीं पे है गोरखपुर में। फिर गोमती नदी के तट पे लखनऊ है, उसके आगे जौनपुर। तो ये प्रमुख शहर थे जो इनके किनारे पे बसे हुए थे। उसके बाद में कोलकाता देखते हैं हुगली नदी के पास, और भोपाल जो है बेतवा नदी के पास। यहाँ उज्जैन है, इंदौर का एक है उज्जैन, जो शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो ये थे मेजर सिटीज़। तो आज का टॉपिक हमारा था गंगा नदी तंत्र। ये टॉपिक आपको कैसा लगा और कितना समझ में आया? समझ में आया, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।